जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 GS सेक्शन, स्पेशली हिमाचल प्रदेश TGT JVD टेट एंड कमीशन 2025 एंड 26। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आए हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम जो है इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग टॉपिक से ये जो बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं और बार बार जो रिपीटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, उसको हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आने वाले एग्जाम, आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, उसके लिए आपको लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जो आपका जो सेशन है या फिर मॉक टेस्ट सीरीज है, ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो है टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें स्पेशली हमने बात किया है TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल प्लस JVD टेट एंड कमीशन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पॉलिटिकल साइंस के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास दिया है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की अगर बात करें तो इसका जो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो इसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, दूसरा काम इसके टाइम पीरियड में, एक तो स्थानीय स्वशासन का जनक इसको माना जाता है। ठीक है, और तीसरा अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे दोस्तों? भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय और आपका जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे ये। ठीक है, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, और तब उस समय वो गवर्नर जनरल थे केवल। और इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सन 1858 का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत इनको, लॉर्ड कैनिंग को क्या है, भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में बात करें तो ये जो थे, ये जो है आपके भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी रिपन, मेटकॉफ, कैनिंग और आपका स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची नंबर 11 और आपका जो है भाग आपका जो है 9 का ए में आपकी शामिल, भाग 9 में शामिल है। और दूसरी बात यह है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कार्य करने के लिए 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना। तो इसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में किया गया है। 40 के अंदर DPSP में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है, और इसको संवैधानिक मान्यता देने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के संशोधन किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया था, या फिर कि आपका जो है कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया कब? तो ऑप्शन है 1957, 1977, 1985 या 1986। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था कब? 1970 में। कब हुआ था दोस्तों? 1970 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना। अशोक मेहता समिति सन 1957 में बनी थी। ठीक है, LM सिंघवी समिति, PK थुगन समिति 85-86 में ये आपकी समितियां आपकी बनी थी। तो ये सारी की सारी जो समितियां थी, कमेटीज़ थी, ये किससे रिलेटेड थी? पंचायती राज व्यवस्था से थी। और पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार 2 अक्टूबर आपका 1969 को ये जो है आपका राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। क्या? पंचायती राज व्यवस्था। तो ये हमने बात किया क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जो CM होता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, वो अपना रिज़ाइन या आपका जो है त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देता है। ठीक है, या फिर राज्य के राज्यपाल को देता है, या फिर प्रधानमंत्री को देता है, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को ये अपना क्या है, आपका त्यागपत्र देता है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है
वो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल के को ही वो अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के जितने भी राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। विधानसभा का अध्यक्ष जो है इसका चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, वो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। सिक्किम जो आपकी विधानसभाएं हैं वहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, कितनी संख्या है, 32। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है, 40। एक बात आपने दोस्तों ध्यान रखना कि विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। परंतु कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो इस शर्त को पूरा नहीं करते, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, तो इस शर्त को पूरा नहीं करते क्योंकि वहाँ पर सदस्यों की संख्या 60 से कम है और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। कहाँ पर, राज्य विधानसभा के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 68। कितनी है दोस्तों, 68। सबसे ज़्यादा कहाँ से, कांगड़ा से, लगभग कितनी, 15। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस एक भाग में किया गया है, भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 का ए, भाग नंबर 12 या भाग नंबर 11। तो इसका जो सही आंसर है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और भाग नंबर 9 के ए के अंदर जो है नगर प्रशासन या नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें तो इसके 3 स्तर होते हैं और नगर परिषद आपका जो है नगर पालिका होती है उसके भी 3 स्तर होते हैं। पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है पंचायत, ग्राम पंचायत, सबसे ऊपर वाला स्तर होता है जिला परिषद और मध्य का जो स्तर होता है पंचायत समिति यानी ब्लॉक। ठीक है, उसी तरीके से नगर पालिका के भी 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है उसे नगर परिषद कहते हैं, उसके ऊपर नगर पालिका होती है और उससे ऊपर नगर निगम होता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं वो कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं। कईयों बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट का एक होता है चीफ, एक क्या होता है चीफ और बाकी क्या होते हैं अदर। तो चीफ जो जस्टिस होता है उसका कार्यकाल मुख्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। परंतु जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। जबकि रिटायरमेंट एज सबकी सेम होती है कितनी, लगभग 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी सेवानिवृत्ति आयु होती है जजों की वो कितनी होती है, 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट में कितनी होती है, 62 वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कि राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है और राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। देश का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी आपने बात यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस एक अनुच्छेद में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला न्यायालय का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता ही है। हाई कोर्ट जो है आपका 214 आर्टिकल नंबर 214 और साथ में आपका जो है 124 में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय की जो आपका उल्लेख है वो आर्टिकल कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल नंबर 233 के अंदर मिलता है। तो 233 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास,
शिक्षा किस एक सूची का विषय है? शिक्षा किस एक सूची का विषय है? तो ऑप्शन है हमारे पास समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या संघ सूची। तो दोस्तों ध्यान रखें कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का। हालांकि ये पहले किसका था? राज्य सूची का विषय था। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। 42वां संशोधन के तहत जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया और तब से लेके ये जो शिक्षा है, शिक्षा जो आपका विषय है वो समवर्ती का आपका जो है विषय है। ठीक है, संघ सूची की अगर बात करें तो वर्तमान में इसके पास 100 विषय हैं। ठीक है, यानी संघ सूची केंद्र सूची मतलब एक ही होता है। राज्य सूची के पास अभी जो है पहले कितने थे? इसके पास 66 विषय थे, अभी इसमें इसके पास रह गए हैं 61। कितने विषय हैं इसके पास? 61। पहले इसके पास 66 थे, अभी रह गए 61। और समवर्ती सूची के पास पहले कितने थे? 47 थे और अभी कितने हो गए? 52 विषय हो गए हैं। क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में मर्ज किया गया। तो 66 में से अगर हम 5 लेस कर देते हैं तो 61 बच जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर 47 में 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के ऊपर, समवर्ती सूची के जितने भी विषय होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो दोनों के पास होता है। केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, परंतु यदि दोनों को लेकर के यदि दोनों में विवाद हो जाए, मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई विषय है और उसके ऊपर दोनों केंद्र और राज्य सरकार में विवाद हो जाता है कानून बनाने के संदर्भ में, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वैलिड माना जाता है। ठीक है, वैध माना जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रखें। देखो, केंद्र सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार, जबकि समवर्ती सूची के ऊपर दोनों ही कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, वो पूछा गया है कि संविधान में संसद का प्रावधान किस एक अनुच्छेद में किया गया है? पार्लियामेंट जो सिस्टम है कि संविधान के अंदर कि देश में एक संसद होगी, संसद का उल्लेख कौन से एक आर्टिकल में किया गया है? ऑप्शन नंबर 59, 69, 79 या 89। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछो, 79 के अंदर जो है संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 80 के अंदर जो है वो बात की गई है राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 79। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, उसमें पूछा गया है कि कौन सी संसदीय समिति विधेयकों यानी आपके जो है बिल की जांच करती है? ऑप्शन है आपके पास प्रकलन समिति है, लोकलेखा समिति है, प्रवर समिति है, नियमन समिति है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रवर समिति। ठीक है, कौन सा होगा? प्रवर समिति। ये ऐसी समिति होती है संसद की जो केवल किसकी जांच करती है? बिल यानी विधेयकों की जांच करती है। लोकलेखा समिति की अगर बात करें तो ये जो लोकलेखा समिति है ये आपका आय व्यय का जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो इस तरीके से आपने ये भी ध्यान रख लेना है। इसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, किस संशोधन के द्वारा मतदाता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? यानी मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, क्योंकि अभी वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष होता है? 18 वर्ष। कोई व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। इससे पहले जो आयु होती थी भारत में वोट डालने की वो 21 वर्ष होती थी। तो कौन सा ऐसा संशोधन है जिसके तहत ये प्रावधान किया गया? 65वां, 73वां, 44वां या 61वां? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 61वां संशोधन जो हुआ था 1989 में, 61वां संशोधन हुआ था 1989 में। इसी संशोधन के तहत जो है भारत में वोट डालने की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। कईयों बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वोट डालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, राइट टू वोट
किस टाइप का राइट है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या फिर आपका कानूनी अधिकार है। तो पहली बात तो ये एक संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत जो है राजनीतिक अधिकार भी है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि आकस्मिक निधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया। आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि का जो उल्लेख है वो कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल नंबर 266, 67, 300 या 243। तो आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 267, ठीक है, 267। जबकि संचित निधि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल नंबर 266 में, ठीक है। आकस्मिक निधि, संचित निधि ये आपके सरकार के ऐसे कोषागार होते हैं जैसे कि आपकी संचित निधि है। तो संचित निधि से केंद्र के सभी अधिकारियों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में संसद के सत्र को कौन आहूत करता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, कि संसद के सत्र को कौन बुलाता है, कौन आपका बुलाता है। तो कौन बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है, राज्यसभा का सभापति बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है या फिर राष्ट्रपति बुलाता है। तो संसद के अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, ठीक है। और उनका जो समापन है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी। संसद के दोनों सदनों के सत्रों में 6 माह का अंतराल होना अनिवार्य है, ठीक है। 6 महीने का अंतराल होना अनिवार्य है, यानी साल में 2 बार होने चाहिए, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, कौन एक प्रधानमंत्री लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। मतलब कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के, और जो सीधे मुख्यमंत्री से सीधा जिनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। भारत में कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि भारत में ऐसे कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो ना तो लोकसभा का सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के, जिनको सीधा मुख्यमंत्री से आपका जो है सीधा आपका जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जिनको सीधा आपका जो है लोकसभा का चुनाव लड़के आपका जो सीधा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपने ऐसे मुझे बताना है, ठीक है, जो ना तो लोकसभा के सदस्य रहे और ना ही राज्यसभा के, ठीक है। चलिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास, वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या कितनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है, मिनिस्ट्रीज। देखो जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास केंद्र में केवल 18 मंत्रालय हुआ करते थे। कितने, 18 मंत्रालय हुआ करते थे। अभी कितनी मिनिस्ट्रीज हो सकती है, 125, 120, 90 या 77। तो वर्तमान में हमारे पास केंद्र में कितनी मिनिस्ट्रीज है, 70 मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। कितने मंत्रालय है, 70 जो है मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया। यानी जो हमारा जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत है, उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। पहली बात दोस्तों, चार ऑप्शन को इसमें हम देखेंगे। पहला ऑप्शन नंबर ए के में क्या पूछा है, 22 जुलाई 1947। इस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज को क्या है, स्वीकार किया गया था, ठीक है। जो हमारा जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और जो आपका 26 जनवरी 1950 को जो हुआ था, हमारा देश गणतंत्र बना था क्योंकि संविधान सभा ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था इस दिन। 26 नवंबर 1949 के अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब लास्ट बैठक हुई थी तो इसी में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। तो ये आपने बात यहाँ पर ध्यान रख लेनी। चारों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारों की चारों जो डेट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कईयों बार यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि
क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है या फिर बिल है वो कब प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 13 अगस्त 1947। तो दोस्तों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता जो आपका अधिनियम है वो प्रस्तावित किया गया था, जो लागू कब होता है 18 जुलाई 1947, और लागू होने के बाद 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाता है और इसी के चलते 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र हो जाता है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारे पास, उसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था नेहरू ने, सरदार पटेल ने, माउंटबेटन ने या अंबेडकर साहब ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, 4 नवंबर 1900 आपका जो है 50 को आपका जो है 47 को जो 4 नवंबर 1949 को इन्होंने क्या है आपका संविधान का अंतिम जो प्रारूप है वो प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। और इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन की बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ से हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर और उसके गठन का जो प्रावधान है वो लिया है? तो ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन है, कनाडा है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका से हमने ये सारे के सारा जो प्रावधान है वो लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस के सेशन को क्लिक करके आप यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग जो है आपके पॉइंट को क्या है यहाँ पर जो है स्टडी कर सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आपकी आने वाला स्पेशली टीजीटी आर्ट्स एंड जेबीटी टेट, टीजीटी टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।